आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश की समस्याएं एवं उसकी उपलब्धियां। ममलूक या गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय के लिए आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह के बाद दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। प्रारंभ से ही इल्तुतमिश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे तुर्क सरदारों का सामना करना पड़ा। तुर्क सरदारों में गजनी का यल्दोज, सिंध एवं मुल्तान का कुबाचा, इन दो प्रमुख सरदारों ने इल्तुतमिश के लिए समस्याएं उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त बंगाल का अली मर्दान एवं बिहार का खिलजी सरदार मलिक ने भी इल्तुतमिश के सामने समस्याएं उत्पन्न की। इल्तुतमिश की समस्याओं में इल्तुतमिश को खोखरों का सामना भी करना पड़ा। उसे मंगोलों के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। उसे अपना प्रशासनिक एवं सैनिक स्थिति भी मजबूत करना पड़ा। इन समस्याओं से एक एक करके इल्तुतमिश ने निजात पाई और वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने तुर्क एवं हिंदू सरदारों के विद्रोह को दबाया। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के बाद अवध, बनारस, बदायूं, तराइन के क्षेत्र में तुर्क एवं हिंदू सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसने एक एक करके इन सरदारों के विद्रोह को दबाया। सबसे पहले गजनी के यल्दोज से उसका संघर्ष हुआ। गजनी का शासक यल्दोज था। वह अपने आप को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी मानता था। इस नाते वह दिल्ली सल्तनत पर भी अपना अधिकार मानता था। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उस समय यल्दोज ने इल्तुतमिश को गजनी की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। उस समय इल्तुतमिश ने समय और परिस्थिति को देखते हुए यल्दोज का विरोध नहीं किया, लेकिन जब बाद में दो बार ये घटना होती है। पहली बार जब यल्दोज भारत में आया और उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कुबाचा को पराजित कर दिया, उस समय इल्तुतमिश तटस्थ बना रहा। उसे यह लाभ हुआ कि कुबाचा जो उसे एक प्रकार से उसका विरोध कर रहा था, उसकी शक्ति कमजोर हुई। बाद में यल्दोज चला गया। जब ख्वारिज़्म के शाह का यल्दोज से संघर्ष हुआ और यल्दोज पराजित होने के बाद भारत की ओर आया और जब पंजाब पर अधिकार करते हुए वो लाहौर पर कब्जा कर लिया उसने और वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, तब इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में 1215 में यल्दोज का सामना किया। इस प्रकार 1215 में तराइन के युद्ध में गजनी के यल्दोज और दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का आमना सामना हुआ। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित कर दिया और इस प्रकार उसे यल्दोज से मुक्ति मिल गई। और इसके बाद उसने अपने एक प्रमुख विरोधी तुर्क सरदार मुल्तान एवं सिंध के शासक कुबाचा को परास्त किया और इस प्रकार यल्दोज और कुबाचा से उसे मुक्ति मिली। बंगाल में अली मर्दी खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और अलाउद्दीन के नाम से वह अपने आप को स्वतंत्र शासक मानने लगा। वहाँ खिलजी सरदारों का उससे विरोध हुआ और उसके बाद अली मर्दी खां को गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद इवाज गद्दी पर बैठा। उसने गयासुद्दीन के नाम से अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने अपनी सेना के द्वारा इसे पराजित किया और इस प्रकार बंगाल पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी समस्या थी मंगोलों के आक्रमण का सामना करना। मंगोल एक खूंखार जाति मानी जाती थी। उन्होंने चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, फारस, इराक आदि के इलाके पर अधिकार कर लिया था और मंगोल चंगेज खां ने ख्वारिज़्म के शाह को पराजित कर दिया था। इसके बाद ख्वारिज़्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर आया
जब मंगबरनी भारत की ओर आ रहा था, उस समय मंगोल चंगेज खां उसका पीछा कर रहा था। जलालुद्दीन मंगबरनी ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद नहीं की और जलालुद्दीन मंगबरनी लौट गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने चंगेज खां से या मंगोलों के आक्रमण से उस समय भारत को बचा लिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इल्तुतमिश ने राजपूत सरदारों को, विशेषकर राजस्थान के राजपूत सरदारों को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ग्वालियर, रणथंभौर, बयाना आदि के शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर, जालोर, बयाना, अजमेर आदि पर अधिकार कर लिया। वह भारत में आगे की ओर बढ़ा, किंतु वह मेवाड़ के गुहिलों और गुजरात के चालुक्यों को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है कि मेवाड़ के गुहिल एवं गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध इल्तुतमिश सफल नहीं हुआ और उसे यहाँ से लौटना पड़ा। इल्तुतमिश ने मालवा की तरफ आक्रमण किया, वहाँ भिलसा पर आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया। यहाँ भिलसा के मंदिरों को तोड़ा, उज्जैन के महाकाल मंदिर को क्षति पहुंचाई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है 40 गुलामों का दल का गठन या 40 तुर्क सरदारों का संगठन। उसने तुर्कान ए चहलगानी नाम के एक 40 गुलामों या 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में उसे तुर्क सरदारों से चुनौती न मिले। इसने इन 40 तुर्क सरदारों को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया और इसके माध्यम से अपनी दिल्ली की सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। बगदाद का खलीफा मुस्लिम जगत में गुरु कहलाता था और उसकी मान्यता लेना मुस्लिम शासकों के लिए उस समय आवश्यक माना जाता था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से अपने सुल्तान पद के लिए मान्यता प्राप्त की। बगदाद के खलीफा के दूत आए, उन्होंने उसे खिलअत यानी पोशाक भेंट की। उसने खलीफा के दाहिना हाथ नाम से उपाधि भी ली। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा और सिक्के भी चलाए। अपने नाम का खुतबा पढ़ने, सिक्का चलाने और खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के कारण इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक सुल्तान के बारे में, वास्तविक शासक या यूं कहिए कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसके बाद इसने इक्ता प्रथा शुरू की। इक्ता प्रथा के अंतर्गत उसने अपने सरदारों को विभिन्न जागीरें दी। ये सरदार उन जागीरों की प्रशासनिक एवं राजस्व की व्यवस्था देखते थे और वो थोड़ी बहुत सेना भी रखते थे। इल्तुतमिश की ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां मंगोलों के आक्रमण से उस समय भारत को बचाना, खलीफा से मान्यता प्राप्त करना और उसके बाद इक्ता प्रथा की शुरुआत करना और 40 गुलामों के दल के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत करना, ये इसकी प्रमुख उपलब्धियों के माध्यम से वह अपने को एक सुदृढ़ शासक के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। कला, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान था। कला के क्षेत्र में उसने कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। साहित्य के क्षेत्र में मिन्हाज उल सिराज एवं रूहानी जैसे इतिहासकारों को उसने संरक्षण दिया। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना भी करवाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।